हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है और आज मैं अपनी पहली क्लास लेकर आ रहा हूँ। और इसमें आपको मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। हिंदी में आगत या ग्रहित ध्वनियाँ कितनी हैं? हिंदी में जो कि दूसरी भाषाओं से ली गई है वो आगत या ग्रहित ध्वनियाँ होती हैं, तो उनमें इनकी संख्या 6 है। ख, क, ख, ग, ज और फ प्लस ओ। ये हिंदी की क्या है? आगत या ग्रहित ध्वनियाँ हैं। दूसरा है र के कितने लिपि रूप होते हैं? तो र के 4 लिपि रूप होते हैं। र के 4 लिपि रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो र रीति वाला र, एक आशीर्वाद आशीर्वाद वाला र, एक द्रव्य वाला र और एक ट्रक वाला र। अक्षर या ध्वनि एवं वर्ण में क्या अंतर है? या तो आप अक्षर कह लो या ध्वनि कह लो, और एक होता है वर्ण। तो इनमें अंतर बताना अपने को। अक्षर या ध्वनि भाषिक ध्वनि का स्वर रहित रूप। जैसे भाषिक ध्वनि होती है उसमें स्वर, अगर किसी वर्ण में स्वर मिल जाता है तो वह, किसी अक्षर में स्वर मिल जाता है तो वह वर्ण हो जाता है, और किसी वर्ण से स्वर को हम अलग कर देंगे तो वह अक्षर हो जाएगा। तो भाषिक ध्वनि का स्वर रहित रूप अक्षर या ध्वनि कहलाता है। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ग हलंत, ए ई उ, ये सब क्या है? अक्षर है। वर्ण भाषिक ध्वनि का स्वर सहित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे भाषिक ध्वनि है उसका स्वर सहित रूप क्या कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा। जैसे आ है, आ तो आ में क्या मिल गया? ए मिल गया, तो ये क्या हो गया? आ, ये वर्ण हो गया। ई बड़ी ही है, इसमें छोटी ई मिल गई तो ये वर्ण हो गया। बड़ा ऊ है, बड़े ऊ में छोटा ऊ मिल गया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। कै ख, अब इसमें कै में ए मिला हुआ है, ख में भी ए मिला हुआ, इसलिए क्या है? ये वर्ण है। अब एक क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से अक्षर या ध्वनि है, तो इसमें आपको बताना है अक्षर या ध्वनि कौन सी है। तो अक्षर या ध्वनि कौन सी होगी इसमें से? यानी कि आपको सिर्फ वो बताना है जिसमें कि कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ। तो कै में भी मिला हुआ है, ग में भी मिला हुआ है, फ में भी मिला हुआ है, कै हलंत में स्वर नहीं मिला हुआ, तो यानी कि डी आपका सही है। कई बार एक का उच्चारण ऐ जैसा होता है। कहाँ? जैसे एक के बाद में यकार आ जाए, यानी कि एक का उच्चारण ऐ जैसा कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक के बाद में यह आ जाए, तो वहाँ पर एक का उच्चारण ऐ जैसा होता है। जैसे भैया, गैया, मैया। शेष अन्य जगह इसका उच्चारण ए जैसा होता है, और शेष अन्य जगह इसका उच्चारण वैसा ही होता है जैसे सेम, जैसे पैसा, कैसा, जैसा। कई जगह ओ का उच्चारण भी औ जैसा होता है। तो कहाँ पे होता है वो? जहाँ ओ के आगे वकार, यानी कि ओ के आगे वकार आ जाए तो वहाँ पर ओ का उच्चारण औ जैसा हो जाता है। जैसे कौवा, हौवा, पौवा। शेष अन्य जगह इसका उच्चारण ओ जैसा होता है। ऑफिस वाला हो। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर सिर्फ ए, ई, उ और ऋषि, रे ऋषि वाला ऋषि है। और संधि स्वर जो कि इन सब से मिलके बने हुए हैं वो हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। मूल स्वर अब कौन से होते हैं? जिनकी उत्पत्ति में किसी का भी योग नहीं होता है, यानी कि जिनकी उत्पत्ति में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई योग नहीं होता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, जो कि समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ये आ, ई, उ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ए प्लस ए से क्या बना? आ बना। ई प्लस ई से क्या बना? ई बना। उ प्लस उ से क्या बना? उ बना। तो ये समान स्वर दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर कौन से हो गए? संयुक्त स्वर क्या होते हैं? असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। असमान स्वर जैसे ए प्लस में ई क्या बन गया? ए बन गया। ए प्लस में ए बराबर क्या बन गया? बड़ी ए बन गई। ए प्लस में उ बराबर ओ बन गया। ये आप चीज़ें सब जो है वो संधि में आपको बहुत काम आएंगी। ए प्लस में ओ बराबर क्या बन गया? ओ बन गया। जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? दो प्रकार को, सजातीय, सवर्ण, विजातीय, अवर्ण। तो ए, आ, ई, उ, ये क्या है? सजातीय वर्ण है। ए, ओ, ये क्या है? विजातीय वर्ण। उच्चारण काल मान के आधार पर। समय के आधार पर स्वरों के भेद। समय के आधार पर लघु, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, दीर्घ या गुरु या द्विमासिक स्वर। तो ए, ई, उ, री,
ये क्या है, ये लघु, ये इनको लघु भी बोल सकते हो आप, मूल स्वर भी बोल सकते हो, ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर भी बोल सकते हो, एक मात्रिक स्वर यानी कि एक मात्रा वाले स्वर भी बोल सकते हो। तो ये कौन से, ए ई उ और री। अब दीर्घ यानी बड़े या गुरु, गुरु यानी बड़ा ही होता है, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक यानी कि दो मात्रा वाले स्वर, इनको हम बोल सकते हैं। तो ये कौन कौन से, आ ई उ ए ओ। ये क्या है, द्विमात्रिक स्वर है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, अनुनासिक निर्नुनासिक। तो उच्चारण जैसे जिनका उच्चारण उच्चारण नाक के द्वारा होता है और बिना नाक के होता है वो, तो अनुनासिक कौन कौन से हो गए, ए आ ई उ ए ओ। ये सब क्या है, अनुनासिक स्वर है। निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से हैं, ए आ ई उ ए ओ। ये सब क्या है, निर्नासिक। सभी स्वर अनुनासिक व निर्नुनासिक होते हैं, यानी कि सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं और निर्नुनासिक भी होते हैं। स्वरों के भेद, स्वरों के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन से होंगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये चार माने गए हैं, ए ई उ री, किंतु हिंदी में इनकी संख्या तीन ही मानी गई है, ए ई उ। इन्हें मूल स्वर, लघु स्वर के साथ साथ एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में सात माने गए हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी हिंदी में, सात है। आ ई उ ए ओ। इन्हें गुरु स्वर के साथ साथ द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। नोट, यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि दीर्घ स्वर में से संयुक्त स्वर को बाहर निकाल दिया जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, तो उत्तर होगा तीन। संयुक्त स्वर जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। संयुक्त स्वर कौन सा हो, जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना व दीर्घ से दुगना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना व दीर्घ से दुगना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसे बताने के लिए स्वर के आगे जो ओम ओम लिखते थे, तो ओम में जो निशान आता था वो तिगने का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। इस स्वर का प्रचलन वैदिक काल में अधिक था, किंतु आजकल नगण्य हो गया है। स्वरों के भेद संधि के लिए, ह्रस्व स्वर ए ई उ, दीर्घ स्वर आ ई उ, दीर्घ संधि। आ ई उ कहाँ पे काम आएंगे, दीर्घ संधि में। संयुक्त स्वर ए ओ। तो ए प्लस में ई से क्या बना, ए प्लस में ए से क्या बनेगा, ए प्लस में उ से क्या बनेगा, ओ, और ए प्लस में ओ से क्या बनेगा, ओ। तो ये जो ए प्लस में ई, ये क्या है, गुण संधि। ए प्लस में उ और ए प्लस में ई, ये है गुण संधि का। ए प्लस में ए और ए प्लस में ओ, ये हो गया वृद्धि संधि का। व्यंजन, अब हम स्वरों की बात होगी, अब हम व्यंजन की बात करेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए की ध्वनि छिपी रहती है, बिना ए के किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो व्यंजन किनको कहते हैं, जिन स्वरों व्यंजन हो, जिन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन बिना स्वर के हमेशा वो क्या है, आधा रहेगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है, जिन्हें निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, और इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो स्पर्श व्यंजन, एक अंत्यस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ये जैसे कंठ के, तालु के, मूर्धा के, दंत एवं ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से जो बोले जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन में बोलने पर वो कहीं बोलते वक्त वो कहीं ना कहीं से जीभ हमारी स्पर्श होती है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि यह उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क ख ग घ ड,
ये क्या हो गया कंठ। च छ ज झ ण, ये क्या हो गया तालु। स्पर्श व्यंजन है ये सारे। ट वर्ग त ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य। त वर्ग त थ ढ ढ न, ये दंत हो गए। प वर्ग प फ ब भ म, ये ओष्ठ हो गए। अंत्येष्ट व्यंजन। अब अंत्येष्ट व्यंजन कौन कौन सी? यह रह ल व, ये क्या है अंत्येष्ट व्यंजन। उष्ण व्यंजन स है, ये क्या है उष्ण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छत्री वाला छ, त्रे त्रिशूल वाला त और ग ज्ञानी वाला ग। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ड, ये द्विगुण वाला व्यंजन है। अब जो दुआ वाला स है उसको हम क्या कहेंगे? तालव्य से। जो षटकोण वाला स है उसको कहेंगे हम मूर्धन्य से। और जो दंत से संतोष वाला है उसको हम कहेंगे दंत्य से। अंत्येष्ट व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत एवं ओष्ठों के परस्पर सताने से होता है, किंतु कहीं भी स्पर्श नहीं होता था। ये चारों अंत्येष्ट व्यंजन। एक मिनट दोस्तों। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत एवं ओष्ठों के परस्पर सताने से होता है, किंतु कहीं भी स्पर्श नहीं होता है। तो ये चारों अंत्येष्ट व्यंजन या अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। उष्ण व्यंजन, इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है, यानी कि इनके उच्चारण में एक प्रकार की रगड़ या उष्मा उत्पन्न होती है। संयुक्त वर्ण, हिंदी में नए 5 वर्णों को लिया गया है, जैसे क्षत्रिय वाला से, त्रिशूल वाला ट, ज्ञानी वाला ग और ड और ढ, किंतु इसमें इनमें से 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है जिनमें खंड किए जा सकते हैं। यानी 3 कौन कौन से हो गए? क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला ट और ज्ञानी वाला ग। ये तीनों क्या है? इनके खंड किए जा सकते। इन तीनों की गिनती है। क्षत्रिय वाला छ, इसके खंड कैसे करेंगे? स और र में, स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती ये। इसको और ये स कौन सा है? क और स में। ट्रे की ट और र में, ग की ज और अण में, इनका हम इनको तोड़ सकते हैं। यदि प्रश्न में परंपरागत रूप से संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, नोट नोट क्या है कि यदि प्रश्न में परंपरागत रूप से संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो यह संख्या 3 होगी, किंतु आधुनिक शोधों के अनुसार आधार पर हम श्रेय को भी संयुक्त व्यंजन के में गिना जाने लगा है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए वर्ण बनाए गए हैं जिनका संस्कृत में अभाव है, जिनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर आती, इसी से इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम उत्सृत ऊपर फेंके हुए वर्ण और द्विगुण वर्ण कहते हैं। इनका उपयोग शब्द के मध्य एवं अंत में किया जाता है, जैसे सड़क, पकड़ना, गढ़, गाड़ी आदि। ड और ढ का उच्चारण शब्द के आरंभ में डाकू, डाका, ढाका, ढक्कन, ढोल, डमरू। हसु स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर एयु, खंड, पंडित, घमंड, दंड। द्वितीय में चड्डा, अड्डा। अंग्रेजी में प्रभावित शब्दों में रेडियो, पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अब हम आगे आगे की क्लास आपको संधि के रूप में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।